40 से 70% पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़े हैं। 522 दिन से यहाँ पे नहीं बढ़े हैं भारत में, और जहाँ पे बाकी 40 to 70% इंक्रीज हुआ है, भारत में 5% पेट्रोल दाम नीचे आया है, डीजल का भी नीचे आया। अब आप ये कह रही हैं कि क्योंकि दिवाली आ रही है, मुझे याद है रक्षाबंधन के दौरान कुछ आई थिंक गैस सिलेंडर में हुआ था। देखिए ये प्राइस दिन में आपको कितना लगता है, कितने लोग एक पेट्रोल पंप में जाते हैं? आप गेस करिए। 6 करोड़ हमारे देशवासी जो हर रोज पेट्रोल या डीजल बनाने या इलेक्ट्रिक बैटरी चेंज करने के लिए पेट्रोल स्टेशन जाते हैं। जो पेट्रोल का दाम है वो किस पर डिपेंड करता है? अंतर्राष्ट्रीय प्राइस पे, इंटरनेशनल प्राइस पे। उस पे साथ आप जोड़िए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, और फिर कच्चे तेल को आप रिफाइनरी में प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं, रिफाइनर्स मार्जिन। अब सब चीज़ें जोड़ लें और जो डीलर है वो अपनी कमीशन, वहाँ से दाम तय होता है। पिछली बार हमने जब दाम कम किया, 2 बार रिडक्शन की, नवंबर 2021 में और मई 2022 में, उसमें हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं, गैस के कारण उनका 28,000 करोड़ का लॉस हुआ, वो हमने रीएम्बर्स किया, 22,000 करोड़ उनको रीएम्बर्स किया। और जो पेट्रोल दाम को नीचे रखने के लिए हमारी कंपनीज ने, शायद हमारा 30,000 करोड़ था, वो हमने रीएम्बर्स नहीं किया, हमने इक्विटी इन्फ्यूजन की उन कंपनीज में। देखिए जब मुझसे सवाल पूछा था कि इलेक्शन हो रही है इसलिए आप कम कर रहे, इलेक्शन तो हमारे यहाँ 5 साल की लोकसभा टर्म होती है, हर 6 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन हो रही होती है। तो पेट्रोल और डीजल का दाम या गैस का प्राइस ये इलेक्शन पे नहीं डिपेंड करता। हाँ, कुछ त्योहार ऐसे आते हैं जब अगर इंटरनेशनल प्राइस होगी तो ऐन समय पे सरकार जो है इन चीज़ों पे निर्णय लेगी। बिल्कुल। कुल मिलाकर सर अगर कहा जाए, जिस तरीके से तमाम बातों का जिक्र आपने किया, प्रधानमंत्री की योजनाएं और उनकी एक सशक्त टीम का एक मजबूत स्तंभ आप हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन बातों से यह भी पता चलता है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को कैसे मुख्य धारा से जोड़ना है, इसकी कोशिश जो है इस विकास के मॉडल से चल रही है। देखिए आप अलग अलग मंत्रालय हैं, हर एक की अपनी वो होती है। मैं आपको शहरी क्षेत्र में बता दूं, जो पिछली सरकार थी 2004 से 14 में, उनकी जो केंद्रीय योजनाएं थी, अब सबको मिला लें तो टोटल खर्चा जो है वो 1,57,000 करोड़ था 10 साल में। जब मोदी जी ने दायित्व संभाला 2014 में, तो इनकी योजनाएं, हमारी योजनाएं 2015 के जून में शुरू हुई, और 8 साल और कुछ महीनों में, पिछली सरकार 10 साल में 1,57,000 करोड़, हमारी 8 साल और कुछ महीनों में ये आंकड़ा 1,57,000 करोड़ से चढ़ के 19 लाख करोड़ तक पहुंच गया है जी। और ये योजनाएं, इसके लाभार्थी कौन है मैं आपको बताता हूं। शौचालय बनाने से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। शहरी क्षेत्र में 1,19,00,000 आवास सैंक्शन हुए हैं। मालिकाना हक किसका है? हमारी बहनों के नाम पे है। 73% जो टाइटल्स हैं वो हमारे महिलाओं के नाम पे हैं, और बाकी जो हैं को जॉइंटली, जहां पे हमारी बहन का हिस्सा है उसमें। आप देखिए इसमें से जो वर्टिकल्स हैं, ज्यादातर इसके लाभार्थी हैं वो जो हमारे समाज में बिलो पॉवर्टी लाइन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आप बाकी योजनाएं देख लें, अमृत योजना जिसके तहत जो हमारे 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या के शहर थे, 500, उसमें वाटर टैप कनेक्शन देना, सुएज कनेक्शन देना, एटसेट्रा, सारी योजनाएं ये अल्टीमेटली डायरेक्टेड हैं समाज के उस सेक्शंस पर। तो अभी तो ये काम मैं समझता हूं कि हम 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। बहुत जल्दी
ये लोग कह रहे हैं 2030 तक हम तीसरे स्थान पे होंगे, बिल्कुल नहीं। अगर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ अगले 2 साल रहता है ऐसा, तो बाकी इकोनॉमीज ग्रो भी करें, हम इनको, क्योंकि 3.8 ट्रिलियन से 4.1 ट्रिलियन को ओवरटेक करना इतना समय नहीं लगता। बिल्कुल। दूसरा, मैं ये समझता हूं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है और हमारी डोमेस्टिक स्थिति में, इसमें थोड़ा हमें इस पे थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी। अभी भी जो हमारा जीडीपी साइज है ये 50% एक्सटर्नल सेक्टर में है, कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड और जो रेमिटेंसेज आती हैं, अगर हम मान लीजिए दुनिया में कहीं भी ग्लोबल टर्बुलेंस होती है या युद्ध होता है, अगर उसका इंटरनेशनल सिचुएशन पे फर्क पड़ता है, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपके डोमेस्टिक सिचुएशन पे असर होगा। एक ये है। दूसरा, अगर आप रेवड़ी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, देखिए महामारी के दौरान बड़े जो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं स्ट्रांग थी, उन्होंने बहुत बड़े स्टिमुलस पैकेजेस दिए, पर मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को 3 समय का ड्राई राशन का खाना दिया, पर बाकी जो हमारी स्कीम्स थी उनसे इन्फ्लेशन नहीं हुई। उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया 30% एक साल, 30% दूसरे साल। 10 लाख करोड़ पे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट चला गया। आज हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है और इसको आगे ले जाएंगे, और इसलिए डोमेस्टिक डिसीजन मेकिंग भी जो हमारी है वो साउंड ट्रैक पे रखनी होगी। और अगर हम रेवड़ी पॉलिटिक्स की तरफ चढ़ गए तो वो, मैं समझता हूँ जो स्टेट्स हैं, कुछ एक स्टेट जो मैं मैं नाम नहीं लूंगा, 5 लाख करोड़ का कर्जा, दूसरी का 7 लाख करोड़ का कर्जा। ये मेरे साथी और वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, वित्त मंत्री रहे हैं एक बड़े राज्य का, इनके साथ अगर पूछिए तो आप बता देंगे कि कैसे डेट ट्रैप जो है कितना आसान होता है। और उस समय अगर आप उस किस्म की पॉलिटिक्स में पड़ गए जिसमें हमें ये भी मुफ्त चाहिए, मैं आपको एक सिर्फ लास्ट उदाहरण दे रहा हूं। मैं नया मंत्रिमंडल में मोदी जी ने मुझे शामिल किया, मैं बात कर रहा हूं सितंबर 2017 में। दिल्ली मेट्रो का भाड़ा 8 साल से नहीं बढ़ा था, किराया, और हर एक इस ऐसी सिस्टम के लिए एक फेयर फिक्सेशन कमेटी होती है। एक फेयर फिक्सेशन कमेटी बनाई गई, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि क्योंकि 8 साल बढ़ा नहीं है, तो पहली इंक्रीज हो गई मई 2017 में और दूसरी अक्टूबर में। मई वाली तो हो गई, उसमें कोई हल्ला नहीं हुआ। जब मैं नया मंत्री बना तो हमारी एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है जो दिल्ली में है, एक छोटा एक राजनीतिक दल हल्ला बहुत मचाता है। उन्होंने कहा, हरदीप जी इसको आप मेट्रो को मुफ्त कर दीजिए। मैंने कहा फिर क्या होगा? पोल्यूशन बिल्कुल कम हो जाएगी और लोग जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? फिर अब बहुत अच्छा होगा, फिर इसमें ये होगा वो होगा। मैंने कहा अंकिल 28,000 करोड़ का जो लोन लिया हुआ है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंट जीका से, उसको कौन देगा? अरे वो होता रहेगा। मैंने कहा अंकल वो तो होता रहेगा, ये लोन नहीं देंगे तो और मेट्रो जो बनानी उसमें नहीं पड़ेगा। शुक्र है हमने ऐसे लोगों की बस की बात नहीं सुनी। ये क्या चाह रहे थे आप? मेट्रो को डीटीसी जैसे कर दिए। उस समय डीटीसी चलती थी, अब तो शायद बसें रह नहीं गई। तो मैंने कहा आप ये तय कर लीजिए, आपको मेट्रो को डीटीसी बनाना है या डीटीसी को मेट्रो बनाना है। उसमें फंस गए वो। देखिए ये रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं चलती है। हमारे जो वोटर हैं वो कंज्यूमर भी हैं। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए आप क्या चाहते हैं, बढ़िया सुविधा जिसके लिए थोड़ी पेमेंट करनी पड़े। नहीं तो वंदे भारत ट्रेन में कोई ट्राई जाए ना, फुल चल रही हैं। हमारी रैपिड एक्स ट्रेन ऑल्सो अभी एक सेगमेंट ही हुई है। पहले दिन जब इट वाज ओपन टू ट्रैफिक 10,000 लोग आ गए वहां पे। इस समय देश भर में हमारे मेट्रो सिस्टम में 1 करोड़ पैसेंजर्स रोज ट्रैवल करते हैं जी। हमारे सिविल एविएशन में मोदी जी ने उड़ान स्कीम लाए, उड़े देश का आम नागरिक। और हमारे सिविल एविएशन ट्रैफिक को देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज डबल हो गए, 148 हो गए। और सिविल एविएशन ट्रैफिक हमारा बढ़ रहा है। हमने एक एयरलाइन को प्राइवेटाइज किया और
भारत एक ऐसा देश है जहां पे सिविल एविएशन सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, पर जो सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बोइंग और एयरबस, वहां पे जो ऑर्डर्स हजारों प्लेन्स के इंडिया से आए हैं और देश किसी दुनिया में देश नहीं है। तो ये है मोदी जी का मॉडल। इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे तो फिर और कौन, हम नहीं तो और कौन? नहीं, ये तो डेमोक्रेटिक चॉइस होती है, वो तो कहने का तरीका। हम तो कहेंगे जिसको तमाम उपलब्धियां आपने यहाँ पर गिनवाई, बिल्कुल। और यूं तो सवाल कई है सृष्टि, लेकिन मेरे ख्याल से अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद।